हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और बच्चों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय की। मतलब आज हम ऊर्जा को पढ़ने वाले हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, और फिर इसी गतिज ऊर्जा को बच्चों हम कार्य से जोड़ेंगे। जो कार्य आपने अब तक पढ़ा है, पहले 2 वीडियो में पढ़ा इस चैप्टर के, उसी कार्य को और आज पढ़ने वाली गतिज ऊर्जा को हम एक साथ जोड़ देंगे और वहां से हम निकाल लेंगे एक रिजल्ट जिसको हम बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। बच्चों, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय हमारे फिजिक्स के लिए एक रामबाण तरीका है न्यूमेरिकल को आसानी से सोल्व करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह, लेकिन जहां भी मुझे ये लगेगा कि यहाँ कार्य की बात हो रही है, यहाँ गतिज ऊर्जा की बात हो रही है, यहाँ वेग की बात हो रही है, तो मैं इस थ्योरम को लगा के, इस प्रमेय को लगा के अपने न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से सोल्व कर सकता हूँ। अभी मैं बोलता रहूँगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन बस आप मेरी बात मान लो कि हाँ, कार्य ऊर्जा प्रमेय एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसलिए बच्चों, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को देख के आप ये पहचान कर पाएंगे कि यहाँ कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का वीडियो। और आज का पहला टॉपिक होगा बच्चों ऊर्जा। आप हेडिंग लगाएंगे ऊर्जा, इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। मैं नहीं लिखूंगा, छोटी सी बात है, बता दूंगा और पता भी आपको है। बच्चों, किताबों में लिखा होता है किसी वस्तु के कार्य करने की अक्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। आपने परिभाषा लिख लेना अपनी कॉपी में, आपने पहले पढ़ भी रखी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी वस्तु के कार्य करने की अक्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। हाँ बिल्कुल बच्चों, मेरे पास अगर ऊर्जा है तो ही मैं काम कर पाऊंगा। मेरे पास अगर ऊर्जा ही नहीं होगी तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा। अगर मेरे पास ज़्यादा ऊर्जा है तो मेरे काम करने की क्षमता ज़्यादा है, मेरे पास ऊर्जा कम है तो मैं काम कम कर पाऊंगा। इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु जितना ज़्यादा काम कर सकती है उसकी ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा है। सिंपल बात, आप इसको नोट कर लेना। जो जो आपको अच्छा लगे, जो मैंने बोला उसमें से जो इंपॉर्टेंट आपको लगे वो लिख लेना। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, किसी वस्तु के कार्य करने की अक्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। जिस वस्तु के पास ज़्यादा ऊर्जा होगी वो ज़्यादा कार्य कर पाएगा, जिस वस्तु के पास कम ऊर्जा होगी वो कम काम कर पाएगा। या ये कहिए इसका उल्टा कि अगर कोई वस्तु ज़्यादा काम कर रही है तो उसके पास ज़्यादा ऊर्जा है, कोई वस्तु कम काम कर रही है तो उसके पास कम ऊर्जा है। ये लिख लेना। इसके बाद हेडिंग लगाना गतिज ऊर्जा, इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और हेडिंग लगाएंगे बच्चों गतिज ऊर्जा। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी। क्या है ये काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा? बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि जितनी भी गतिमान वस्तुएं हैं, जितनी भी चलती हुई वस्तुएं हैं, सबके पास एक ऊर्जा है जिसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। सबके पास। अगर मैं रुका हुआ हूँ, अभी मेरे पास कोई गतिज ऊर्जा नहीं है, अब मैं चल रहा हूँ, चलने लगूँ आपके सामने, आप कहेंगे मेरे पास गतिज ऊर्जा आ गई है। आप कोई चीज़ चलती हुई देख रहे हैं तो समझ जाना उसके पास गतिज ऊर्जा है। तो आप ये कह सकते हैं, इसकी एक परिभाषा ये लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के पास उसकी गति के कारण होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा गति के कारण बनी है, अगर रुकी हुई है तो कोई गतिज ऊर्जा नहीं है। गति हो रही है, वस्तु चल रही है, तो उसके पास एक ऊर्जा होगी जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन मैं एक अलग तरीके से और बताता हूं आपको। मान लो आपके सामने आपको एक गिलास रखा है, गिलास रखा है और आपने एक बॉल को फेंक के गिलास के ऊपर मारा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बॉल जब ग्लास पे लगेगी तो ग्लास आगे खिसक जाएगा या गिर जाएगा कहीं भी? आप कहेंगे बिल्कुल, जब बॉल उससे जाकर टकराएगी तो गिलास आगे की तरफ खिसक जाएगा। मैंने कहा इसका मतलब जब ग्लास पे बॉल लगी, मतलब ग्लास पे बल लगा, ग्लास आगे खिसका, विस्थापन हुआ, तो मतलब इस बॉल ने इसके ऊपर काम किया। अरे भाई, काम क्या होता है? जब कोई बल किसी वस्तु पे लग के उसको अपने बल की दिशा में विस्थापित कर दे तो कार्य कहा जाता है। इसी तरीके से इस बॉल ने इस ग्लास से टकरा के इस ग्लास को आगे खिसका दिया, मतलब इस गेंद ने, इस बॉल ने इस ग्लास पे कार्य किया। ये कार्य ये गेंद क्यों कर पाई? हाँ मुझे बताओ। आपने कहा कि इसके पास ऊर्जा थी। आप मुझे बताओ, ये ग्लास रखा है और मैं इसके बराबर में बॉल ऐसे लगा के रख दूं तो क्या ये गिलास आगे खिसकेगा? आप कहोगे नहीं, लेकिन ये गिलास रखा है, मैं लुढ़का के बॉल ऐसे मारूं तो गिलास आगे खिसक जाएगा। हाँ, जब बॉल रखी हुई थी बच्चों तो उसके पास ऐसी कोई ऊर्जा नहीं थी जिससे वो काम कर पाए।
काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, बिना ऊर्जा के कार्य हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से जब बॉल चलती हुई आई तो उस बॉल के पास कुछ ऊर्जा थी जिससे इसने कार्य कर दिया, गिलास को आगे खिसका दिया। आपने कहा ठीक है, बात समझ आ गई। मैंने कहा कौन सी ऊर्जा थी? आपने कहा इसकी गति के कारण ऊर्जा थी। गति करने के कारण इस बॉल के पास एक ऐसी अक्षमता उत्पन्न हुई कि ये कार्य करने लगी, इसने इस ग्लास को आगे खिसका दिया। इसी ऊर्जा को बच्चों गतिज ऊर्जा कहते हैं। मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख लेना। किसी वस्तु के पास उसकी गति के कारण होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। एक नंबर डाल के लिख लेना। दूसरी परिभाषा लिखना, किसी वस्तु की गति के कारण उसके कार्य करने की अक्षमता को उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण गतिज ऊर्जा, गति के कारण गतिज ऊर्जा, बस इतनी ध्यान रखो। इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। बच्चों एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ऊर्जा के कारण ही कार्य हो पा रहा है। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो कार्य नहीं हो पाएगा। मतलब कार्य और ऊर्जा कहीं ना कहीं एक जैसी ही चीज है, बिल्कुल एक जैसी नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे का ही रूप हैं। ऊर्जा है, कार्य हुआ, कार्य होगा तो ऊर्जा हुई होगी, ठीक है। मतलब इस ऊर्जा का भी मात्रक वही होगा जो कार्य को होता है, मतलब जूल लिख लेना। इसका विमीय सूत्र भी वही होगा जो कार्य को होता है, मतलब mL²T-2। और ये भी एक अदिश राशि है, मतलब ऊर्जा में भी कोई दिशा नहीं होती। ये सब आप लिख लेना। मैंने गतिज ऊर्जा भी आपको सिखा दिया। बच्चों अब आते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। आप सबने पढ़ा होगा कि गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं K से, और इसका सूत्र होता है बच्चों 1/2 mv², जहां m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, v क्या है? वस्तु की चाल है। कुछ लोग इसको वेग बोल देंगे, तो आप वेग ना बोलने भाई, वेग में दिशा होती है, ठीक है। हमें यहाँ दिशा की जरूरत नहीं है, तो हम इस वेग को चाल बोल लेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल में कहीं वेग दिया तो आप ये मत कहना कि अब गतिज ऊर्जा की बात नहीं होगी, वेग को रख के भी हम गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। हमने कहा ये K क्या है? ये हमारी गतिज ऊर्जा है। क्या है? गतिज ऊर्जा, ठीक है जी। मैंने कहा ये m क्या है? ये द्रव्यमान है, किसका? वस्तु का, जो चल रही है। ये चाल क्या है? वस्तु की चाल है। किस वस्तु की? जो चल रही है। तो ध्यान रखना, K वस्तु की गतिज ऊर्जा, m वस्तु का द्रव्यमान, v वस्तु की चाल। कौन सी वस्तु? जो चल रही है, जिसकी ऊर्जा की हमें बात करनी है। ध्यान ये रखना, ठीक है बच्चों। अभी मैं चल रहा हूं, आप अगर मेरी गतिज ऊर्जा की बात करना चाहते हैं तो द्रव्यमान भी मेरा ही देखा जाएगा और चाल भी मेरी देखी जाएगी। आप किसी और की चाल और किसी और के द्रव्यमान से मेरी गतिज ऊर्जा नहीं निकाल सकते। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि ये आया कहां से, ये फॉर्मूला आया कहां से। बच्चों वैसे तो हमको इनकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं होती, हम सीधा सूत्र याद करते हैं कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। लेकिन कुछ बच्चे, मतलब या सबके दिमाग में आना चाहिए कि आया कहाँ से। तो मैं एक थोड़ा सा छोटा सा इसका उदाहरण देता हूँ कि ये कहाँ से कैसे आया है। हमने कहा बच्चों कि मान लीजिए ये हमारे पास एक m द्रव्यमान की वस्तु है और ये बच्चों अभी विराम में है। किस में है? विराम में। विराम में मतलब इसका वेग 0 है। हमने इसके ऊपर बल लगाया। कितना बल लगाया? F बल लगाने से ये वस्तु यहां से यहां चली गई। कितना विस्थापन हुआ? हमने कहा इसका विस्थापन हुआ S। कितना हुआ? S। अब मुझे एक बात बताना, क्या बल लगने से वस्तु विस्थापित हुई है? आपने कहा हाँ। जब ये यहां से चली तो ये विराम में थी। आपने कहा हाँ। अब ये चल रही होगी तो मैंने मान लिया यहां इसका वेग v है। देखो ये वेग बदल रहा है, ये चाल बदल रही है। यहाँ 0 थी, धीरे 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 इसकी चाल बढ़ के कितनी हो गई और मुझे इस टाइम इसकी गतिज ऊर्जा बतानी है। आपने कहा ठीक है। हमने कहा कितना कार्य हुआ यहाँ से यहाँ? आपने कहा कार्य होता है Fs cos थीटा। मैं ये मान लेता हूँ बच्चों ये जो F है ये अभी नियत बल है, बदल नहीं रहा है, ठीक है। कितना चली है वस्तु? S। बल भी उसी दिशा में, चल भी उसी दिशा में रही है, तो ये आ गया Fs। और थीटा कितना? बल भी उसी दिशा में, विस्थापन भी उसी दिशा में, तो थीटा कितना? 0। और कोस 0 होता है बच्चों 1, तो हम कहेंगे ये आ जाएगा Fs। सब बच्चों को याद रहना चाहिए कि कोस 0 का मान 1 होता है तो ये Fs बचेगा, ठीक है। क्या मुझे पता है बच्चों F बराबर m में होता है। m द्रव्यमान है, a इसका त्वरण है, आप सब जानते हैं। नहीं पता तो जानना चाहिए कि किसी वस्तु पे जब बल लगता है और वो गति में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं त्वरण उत्पन्न हुआ होगा। तो इसको F को लिख सकता हूँ m में, तो ये बना MAS। इसको यहीं रोकेंगे। हमने कहा गति के तीसरे समीकरण पे चलते हैं। v² बराबर u² + 2as।
जहां u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है, s विस्थापन है। और ये सूत्र तभी लगा सकते हैं जब a नियत हो। इसलिए बच्चों मैंने यहाँ जो बल लगाया है वो नियत बल लगाया है, जिसके कारण उत्पन्न त्वरण भी नियत होगा और मैं गति की समीकरण लगा पाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा u कितना था 0, तो v² बराबर 2as। यहाँ से as का मान निकाल लो, as का, तो as का मान आ जाएगा बच्चों v²/2। और जब मैं इसको डाल दूंगा तो ये बनेगा m, और as की जगह लिखा जाएगा v²/2। तो जो कार्य आया है वो आ गया 1/2 mv²। और ये कार्य ही तो किसके कारण हुआ है? ऊर्जा के कारण। और इसी को बच्चों हम गतिज ऊर्जा बोल देते हैं। k का मान आ गया 1/2 mv²। उम्मीद है आपको मैं गतिज ऊर्जा समझा पाया हूँगा। मैंने थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश की ये कि सूत्र आया कहाँ से, आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कभी तुम सोचो कि ये एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा। बस याद रखो कि गतिज ऊर्जा का मान होता है 1/2 mv²। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब पढ़ेंगे हमें जो पढ़ना है कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या पढ़ना हमें? कार्य ऊर्जा प्रमेय। मैं इसको साफ करता हूं बच्चों एक बार, बस हेडिंग लगाइए कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहती है पहले सुन लेते हैं। ये कहती है, ये थ्योरम कहती है कि अगर आपके सामने कोई वस्तु है और आपने इस पर बहुत सारे बल लगा रखे हैं, बहुत सारे बल मतलब ये m द्रव्यमान है तो नीचे इस पर mg लग रहा होगा, ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया लग रही होगी। मान लो सामने हमने कोई बल F लगा दिया, यहाँ घर्षण भी है तो पीछे घर्षण बल लग रहा होगा, चल रही है तो गतिक घर्षण होगा। मतलब किसी वस्तु पे कितने भी बल लग सकते हैं। अभी तो मैंने लगा के दिखा दिया जो हमें पता है, ये अपने आप बाहर से लगा दिया, ये लग ही रहे हैं इसके ऊपर। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय ये कहती है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। पहले एक बार लिखते हैं, फिर इसको मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। ठीक है, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार क्या कहती है प्रमेय? किसी वस्तु पर कार्यरत सभी बलों द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। एक बार आप बस ध्यान से इसको देखें, इसको लिखें, अगर आप साथ साथ लिखते हैं। अब इसको हम समझना शुरू करते हैं। क्या कहता है बच्चों? ये थ्योरम ये कह रही है कि ये कोई वस्तु है, आपने इस पे बहुत सारे बल लगाए और ये वस्तु उन बलों के कारण किसी दिशा में चलने लगी और चलने के कारण उसमें हुआ विस्थापन। तो इसका मतलब उन सभी बलों ने मिलकर उस पर कार्य किया। हमने कहा बिल्कुल। मैंने कहा कितना कार्य किया? आपने कहा W। किसने किया? सभी बलों ने। सभी बल, ये सभी बल का मतलब है ये जो कार्य है ये सभी बलों ने किया। ये किसके बराबर होता है? ये कहता है कि अगर वस्तु पे बल लगे हैं तो वस्तु में त्वरण भी उत्पन्न होगा। इतनी बात तो पता है कि बल लगने से त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण उत्पन्न होगा तो उसकी वेग परिवर्तन होगा, वेग परिवर्तन होगी तो चाल बदलेगी, और चाल बदलेगी तो गतिज ऊर्जा बदलेगी। हमने मान लिया कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है डेल्टा के। डेल्टा का मतलब परिवर्तन, के का मतलब गतिज ऊर्जा। ये है हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या है ये? कार्य ऊर्जा प्रमेय। किसी वस्तु पर सभी बलों द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। इसको मैं समझ भी सकता हूं। अगर मैं ये कहूं बच्चों आपको कि मैंने इस पे 10 न्यूटन का बल लगाया
और ये जो है ये है 5 किलोग्राम की। समझना ध्यान से, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ तुम्हें। ये 5 किलोग्राम की 10 न्यूटन का बल मैंने लगाया, यहाँ घर्षण गुणांक है 0.2, ऐसा कर लेते हैं 20 न्यूटन का बल लगाते हैं, 20 न्यूटन का। और हमने कहा कि वस्तु यहाँ से चलकर आगे कहीं कितने दूर गई, 10 मीटर। मैंने सारी चीजें आपको दे दी। तो मैंने सबसे पहले आपको कहा कि इसका कार्य बताओ मुझे इस बल का। आपने कहा जो 20 न्यूटन का कार्य होगा उसको मैं W1 बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? W1। कार्य का सूत्र होता है बल गुणा Fs कोस थीटा। क्या सूत्र होता है? Fs कोस थीटा। आपने कहा Fs कोस थीटा, F कितना है? 20, विस्थापन कितना हुआ है? 10, बल भी आगे, विस्थापन भी आगे, थीटा 0, कोस 0 का मान होता है 1, तो ये आ गया बच्चों 200 जूल। मतलब इसने जो कार्य किया है वो 200 जूल किया है। मैं आपसे पूछूं कि ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया है इसने कितना कार्य किया? आपने कहा 0। क्यों? कि वस्तु ऐसे चल रही है, ये ऊपर लग रहा है, थीटा कितना है? 90, तो इसका कार्य हो गया 0। मैंने कहा mg ने कितना कार्य किया? आपने कहा mg ने कार्य कितना किया है? आपने कहा बल वस्तु चल ऐसे रही है, mg लग नीचे रहा है, ये भी कोण 90 है, कोस 90 0 होता है, mg का भी कार्य यहाँ 0 है। मैंने कहा अब बचा कौन? गतिक घर्षण। गतिक घर्षण कितना होता है? ये होता है म्यू के n यहाँ mg है, n का मान कितना है? mg। म्यू के कितना है? 0.2, m का मान कितना है? 5, g का मान है 10, यह आ जाएगा बच्चों 10 न्यूटन। कितना आया? 10 न्यूटन। इसका मतलब ये जो वस्तु आगे चल रही है उसके कारण जो इस पे घर्षण लग रहा है पीछे की तरफ, गतिक घर्षण, उसका मान 10 है, तो उसका कार्य कितना होगा गतिक घर्षण का? आपने कहा सूत्र होता है Fs कोस थीटा, F का मान है 10, विस्थापन हुआ है 10, लेकिन क्योंकि वस्तु चल आगे रही है, घर्षण लग पीछे रहा है, थीटा का मान 180 होगा, कोस 180 होता है -1, 10 गुणा 10 100, तो ये आ गया -100 जूल। इसने कितना काम किया? 200 जूल। इसने कोई काम नहीं किया, यहां नहीं किया और कहीं कर सकता है। दूसरा सवाल हो कोई, यहां आप कहोगे इसने भी कोई काम नहीं किया, इसने -100 जूल। तो सारे बलों ने कितना किया? सभी बलों ने, सभी बल लिख देता हूं यहां, ये सभी बलों ने। आप कहोगे इसने किया 200, इसने किया 0, इसने किया 0, इसने कितना किया? -100। तो हमने कहा ये 200 - 100, ये आ गया 100 जूल। मैंने कहा टोटल कार्य हुआ है 100 जूल। अब मुझे पता करना है गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। मैंने मान लिया कि ये शुरू में विराम में थी, मान लिया मैंने, हो सकता चल रही हो फिर कोई अलग कहानी बन जाएगी, लेकिन बात सही होगी। विराम का मतलब है इसका वेग शुरू में कितना है? 0। मतलब इसकी शुरू की गतिज ऊर्जा KI का मतलब है बच्चों इनिशियल, का मतलब है प्रारंभिक, K का मतलब है गतिज ऊर्जा 0 है, क्योंकि ये चल नहीं रही थी, विराम में थी, वेग 0 था, चाल 0 थी, तो गतिज ऊर्जा 0 होगी। अब हमें पता करना है अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी होगी। उसके लिए मुझे यहाँ का वेग निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं लगाऊंगा बच्चों v² = u² + 2as। आपने कहा ठीक है, क्या मुझे a पता है? आप कहोगे a तो नहीं पता, मैं निकाल लूंगा, a की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। u कितना है? शुरू में 0 है। आपने कहा ठीक। a मुझे नहीं पता है। विस्थापन कितना है? विस्थापन है बच्चों 10, तो आ गया ये 10 दूनी 20 a आ गया। अब मेरा काम है a निकालना। a में निकाल लूंगा बच्चों F = m में से। मुझे एक बात बताओ, आगे कितना बल लग रहा है? 20 न्यूटन। पीछे कितना बल लग रहा है? 10 न्यूटन। आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, 20 - 10, तो ये आ गया 10। m का मान है 5, a का मान आ गया बच्चों 2 मीटर/सेकंड²। आपने a का मान जैसे ही यहाँ 2 रखा तो ये आ गया 40। v² कितना आ गया? 40। v आ जाएगा बच्चों √40। मुझे वैसे जरूरत v² की ही पड़ेगी। अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/2 mv²। 1/2 m का मान है 5, v² का मान है 40, 2 से 40 गया 20 बार, 20 × 5 100। तो मैंने कहा अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी? 100। प्रारंभिक कितनी? 0। तो डेल्टा के परिवर्तन कितना हुआ? परिवर्तन हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, बाद वाला माइनस पहले वाला। बाद की गतिज ऊर्जा कितनी? 100। पहली गतिज ऊर्जा कितनी? 0। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना आया? 100 जूल आया।
और आपने क्या देखा कि कार्य भी 100 जूल हुआ था, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी 100 जूल हुआ है। इसका मतलब कार्य ऊर्जा प्रमेय जो कहती है वो सही कह रही है। क्या कह रही है गति कार्य ऊर्जा प्रमेय? कि किसी वस्तु पर सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। इसको रट लेंगे, इसको अच्छे से दिमाग में डाल देंगे। कई बार बच्चों हमारे एग्जाम में इसका प्रूफ पूछ लेते हैं। आपने कहा प्रूफ कर तो दिया, लेकिन बच्चों को ये तो मैंने नंबर्स लेके किया है। हम जैसा हमारी किताबों में इसका प्रूफ दे के रखते हैं, मैं आपको वो प्रूफ भी बता देता हूँ। बहुत आसान प्रूफ है, ठीक है, आसानी से आप इसको सिद्ध कर देंगे। तो हम कार्य ऊर्जा प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं बच्चों। मैंने माना कोई m द्रव्यमान की वस्तु u वेग से, किससे? u वेग। अभी तो मैंने यहां गुटके को विराम में मान लिया था, देखो मैंने शुरू में भी चला दिया। u वेग से गति प्रारंभ करती है। इस वस्तु पर कुछ बल कार्य करके इसे s दूरी विस्थापित कर देते हैं। मतलब जहां थी वहां से उठा के कहीं और कर देते हैं। ठीक है जी। कौन? बल। कितने बल? कुछ बल, मुझे नहीं पता है कितने। आपने कहा ठीक है, तथा इसका वेग v हो जाता है। इसका वेग v हो जाता है। हमें नहीं पता ये बल परिवर्ती है, ये बल नियत है, हमें कुछ भी नहीं पता। बस हमें ये पता है कि बल लगे वस्तु पर, ये वस्तु है, m द्रव्यमान की वस्तु है, ये चल रही थी u वेग से, मतलब ये इसका प्रारंभिक वेग है। कुछ बल आए, इस पे लगे और इसको यहां लेते गए s दूरी, और यहां इसका वेग कितना हो गया? v हो गया। तो मुझे बताओ कार्य कितना की हुआ? सभी बलों द्वारा कृत कार्य, सभी बलों द्वारा कृत कार्य। आपने कहा कार्य का सूत्र होता है Fs cos थीटा, लेकिन वो तो तब होता है जब बल कैसे हो? नियत हो। अभी हमें पता ही नहीं है, तो मैंने कहा ये लिखो FDS cos थीटा। थीटा मैंने 0 मान लिया अभी के लिए, कि बल भी ऐसे, सारे बल मिलके ऐसे लग रहे हैं सारे, मतलब, और चल भी ऐसे रही, तो थीटा मैंने 0 मान लिया। F का मान होता है बच्चों m में। आप कहोगे क्यों रखा? अभी समझ आ जाएगा, क्योंकि मुझे कार्य ऊर्जा प्रमेय को सिद्ध करना है और मुझे वेग तक पहुंचना है, और वेग के लिए मुझे पहले f को m में लिखना पड़ेगा, और a होता है बच्चों dv/dt। आपने कहा अब आई बात समझ, देखो वेग तक पहुंच गए हम। f को लिखा m में, a को लिखा dv/dt, मुझे वेग चाहिए था तो dv/dt आ गया। मैंने आपसे पूछा कि ये ds/dt क्या होता है? आपने कहा ds/dt तो वेग होता है। तो ये जो ds/dt है ये वेग बन गया, और साथ में बना dv। अब हम लिमिट डालेंगे। आप जानते हैं लिमिट किसकी डालते हैं? जो d के साथ लिखा है, d के साथ v है, v मतलब वेग है, और शुरू में वेग बच्चों कितना था? आपने कहा शुरू में वेग u था और बाद में वेग v हो गया। शुरू में वेग u था, बाद में वेग v हो गया। u से कितना हो गया? v। बच्चों ध्यान रखना, आप कभी ये मत बोलना कि ये v अंतिम वेग है। ये v वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है। इस v और इस v में फर्क है। मैंने जब गति की समीकरण आपको सिखाई थी तब आपको बताया था। तो यहां से w क्या आ जाएगा? m आगे जाएगा बाहर। अच्छा जी, अंदर बचेगा v dv, u से कहां तक? v तक। v का इंटीग्रेशन होगा बच्चों, v की पावर 1 है, 1 में 1 और जोड़ देंगे तो v की पावर 2/2, और यहां से हो जाएगा u से v। 1/2 बाहर आया, m साथ में है, v की जगह v को डाल लेंगे तो v का स्क्वायर बनेगा, बीच में आएगा माइनस, v की जगह u डाल लेंगे तो आ जाएगा u स्क्वायर। ये बच्चे मुझे बताने नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि लिमिट कैसे डालते हैं, ये तो आप सीख गए होंगे अब तक। अब मुझे बताओ गुणा कर दूँ अगर मैं, 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, ये हमारा कार्य निकला। ये कार्य किसने किया? ये कार्य सभी बलों ने किया, सभी बल। मुझे बताना ये 1/2 mv स्क्वायर क्या है? आप कहोगे भैया अभी पढ़ा
ये गतिज ऊर्जा है। 1/2 mu² क्या है, ये भी गतिज ऊर्जा है। बस ये पहली गतिज ऊर्जा है जब यहां थी, जिसको प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बोलेंगे, और ये अंतिम गतिज ऊर्जा है जो यहां है। इसको लिखूंगा मैं K फाइनल माइनस K इनिशियल। फाइनल मतलब अंतिम, इनिशियल मतलब शुरू की। दो गतिज ऊर्जाओं का अंतर ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, डेल्टा K, और यही तो हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय है। किसी वस्तु पर सभी बलों द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। ये हमने सिद्ध भी कर ली कार्य ऊर्जा प्रमेय। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल चीज नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया आप तो ये कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये भी बता दो कि इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने कहा बच्चों इसको एक बार हटा लेते हैं और फिर देखते हैं कुछ सवाल, कुछ न्यूमेरिकल। और जैसे ही आप न्यूमेरिकल करना शुरू करोगे आपको ये समझ आ जाएगा कि यार ये कार्य ऊर्जा प्रमेय ना बड़ी काम की चीज़ है। ठीक है, ये हमारे सवालों को बहुत आसान कर देगी। पहला सवाल है बच्चों, ध्यान से सुनना। ये कोई तल है, देखना आप अपने आप कहोगे कि हाँ ये बड़ी काम की चीज़ है। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे सवाल में पहचानने कैसे कि यहाँ कार्य ऊर्जा प्रमेय लगनी है। हमें ये कहा गया कि एक वस्तु है, ये 2 किलोग्राम की एक वस्तु है, इस पर ऐसे 20 न्यूटन का बल लगा के इसको कहीं यहाँ लेते गए। हमें नहीं पता कितना लेके गए। जब ये यहाँ थी तो उसका वेग 2 मीटर पर सेकंड था, और जब ये यहाँ पहुँची इसका वेग हो गया बच्चों हमारा 5 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। यही वस्तु है। यहाँ घर्षण भी है, हमें नहीं पता घर्षण गुणांक कितना है, हमें बस इतना पता है कि 20 न्यूटन का बल लगा के इस वस्तु को यहाँ से यहाँ लेके गए, और ये कह दिया गया कि जो दूरी है ये 10 मीटर की दूरी है। कितनी है? 10 मीटर की दूरी। यहाँ इसकी चाल 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ इसकी चाल 5 मीटर पर सेकंड है। हमें सवाल में कह दिया गया कि घर्षण बल द्वारा कृत कार्य ज्ञात कीजिए। आप जैसे मैं सोचूंगा आप ऐसे ही सोचना मेरे साथ। आपने कहा कि भैया कार्य निकालना है घर्षण बल का, और पूरे सवाल में ना तो घर्षण गुणांक है और ना ये बताया कि घर्षण बल का मान कितना है, बस ये बता दिया कि घर्षण बल है, उसका कार्य निकाल लो। आपने कहा बड़ी अजीब चीज है, कार्य का सूत्र होता है Fs cos थीटा, मुझे F तो चाहिए, विस्थापन है देखो 10 मीटर, लेकिन मुझे बल नहीं दिया, कितना बल है। आपने कहा बल तो निकाल लेते हम, वो म्यू एन लगा के, म्यू भी नहीं दिया है। तो बच्चों ऐसे सारे सवाल जिसमें बिना बल के कार्य पूछ लिया जाए, जहां कहीं अंदर क्वेश्चन में गति की बात हो रही हो, वेग की बात हो रही हो, समझ जाना कार्य ऊर्जा प्रमेय लगेगी। क्या लगेगी? कार्य ऊर्जा प्रमेय। मैंने कहा क्या होती है कार्य ऊर्जा प्रमेय, लिखो। आपने कहा कि सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य में, बच्चों अब इंग्लिश का वर्ड ऑल लिख लेता हूं यहाँ, ऑल, ठीक है, किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होता है, गतिज ऊर्जा की जो में परिवर्तन हुआ उसके बराबर। सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर है? वस्तु की गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर। आपने कहा यार जब यहाँ सभी बल हैं तो पहले बल भी पहचान लो। आपने कहा बल पहचान लेते हैं। एक तो लग रहा है 20 न्यूटन का, तो मैंने लिखा, इसको मैं F बोल देता हूँ कि F के द्वारा किया गया कार्य। बच्चों जब मैं ऐसे WF लिख रहा हूँ ना तो समझो इस बात को कि F के द्वारा किया गया कार्य है। दूसरा है कौन? mg। तो हम कहेंगे कि mg के द्वारा किया गया कार्य प्लस दूसरा n मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया के द्वारा किया गया कार्य। अच्छा, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा? K फाइनल माइनस K इनिशियल, गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर है। बच्चों यहां जितने भी बल है, जितने भी बल वस्तु पे लग रहे हैं, आपको यहां सबको लिखना पड़ेगा। पहचान कर, जिन बच्चों को बलों की पहचान ही नहीं आती, मैं बताऊं ऐसी को कैसे, जिसको ये नहीं पता कि यहाँ mg लगेगा, यहाँ अभिलंब प्रतिक्रिया लगेगी, ये F लग रहा है, पीछे घर्षण लगेगा, वो ये कैसे लिख देगा? मुझे ये बता दो बस। आपने कहा mg का बल यहाँ 0 हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण है, वस्तु ऐसे चल रही है। हमेशा नहीं होगा बच्चों, इस सवाल में mg का कार्य 0 हो रहा है क्योंकि थीटा 90 है। वस्तु ऐसे चलने लगती तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता।
अभिलंब प्रतिक्रिया का भी कार्य शून्य हो जाएगा, तो बचा किसका कार्य? इस f का कार्य होगा एफ एस कोस थीटा। मुझे बता दो, शॉर्ट में लिखना है, अब तो इतना सीख गए तुम। f कितना है 20, s कितना है 10, थीटा कितना है, दोनों एक ही दिशा में है, बल भी विस्थापन भी थीटा 0 प्लस WF। इसके बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है, पता ही नहीं है कितना बल है, मुझे पता ही नहीं है। दिशा पता है, वस्तु ऐसे जा रही है तो घर्षण पीछे लग रहा है, लेकिन यहाँ लिख रहे क्या होती है गतिज ऊर्जा? 1/2 m v फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 v इनिशियल का स्क्वायर। v फाइनल क्या है? अंतिम वेग। v इनिशियल क्या है? प्रारंभिक वेग। ये हो गया बच्चों 200 WF 1/2 m का मान है हमारा 2 kg, v फाइनल बाद का वेग कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 1/2 m का मान कितना 2 और v कितना है शुरू में 2 का स्क्वायर 4, ये गया। ठीक है जी, 2 से गया 2। यहाँ से देखो 200 प्लस WF बराबर यहाँ कितना 25 माइनस 4, यह आ जाएगा 21। तो यहाँ से WF कितना आ गया 21 माइनस 200 मतलब 179 जूल। ये कार्य किसने किया? ये कार्य इस घर्षण बल ने किया है, जिसका मान हमें पता ही नहीं है। देखो बल नहीं पता था, देखिए क्या खूबसूरती है इसकी, इस कार्य ऊर्जा परमे की खूबसूरती ये है कि बिना बल के भी हम कार्य निकाल सकते हैं। ठीक है, पहली बात दिमाग में डाल लेना कि जहां बिना बल दिए कार्य निकालने को, आप कहोगे बल तो दिया था, अरे भाई ये तो दिया था, लेकिन कार्य तो मुझे घर्षण बल का पूछा है, वो कैसे निकाल लूं? तो मुझे कार्य ऊर्जा परमे लगानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल सुनो, एक और। इस क्वेश्चन को सुन के अपने आप मुझे बताना कि आप इसको कर पाओगे या नहीं, वीडियो रोक के करने की कोशिश करना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हमने ना एक बॉल को यहाँ से, या ये कहो यहाँ से एक बॉल को जिसका द्रव्यमान 2 kg है नीचे की तरफ फेंका, या ये कहिए ड्रॉप किया, छोड़ दिया मतलब इसका शुरू का जो वेग है 0 है। यहाँ कहीं आके इस बिंदु पर इसका वेग बच्चों 10 मीटर पर सेकंड हो गया। बच्चों मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बहुत टाइम लगता है, अपने आप लिख लिया करो, या प्रैक्टिस के लिए आपके भाई हो उससे मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। लेकिन अभी इनको अगर अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो लिख लेना कि एक वस्तु को यहाँ ये ऊंचाई कितनी है, ये दूरी कितनी है, मैंने कहा मान लेते हैं ये 18 मीटर है। इस बिंदु से फेंका नीचे की तरफ, फेंका नहीं छोड़ा, छोड़ने का मतलब है इसका वेग 0 था, ऐसे छोड़ा ऐसे, और यहाँ आते आते इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड हो गया। मैंने आपसे पूछा कि यहाँ तक आने में अगर मैं यहाँ वायु को मान लूँ, वायु का घर्षण बल आपको पता होना चाहिए कि जब वस्तु चलती है तो वायु है यहाँ, तो वायु भी वस्तु पे घर्षण बल लगाती है। तो हमें ये कहा है कि वायु के घर्षण बल द्वारा कृत कार्य ज्ञात करो। अब जैसे ही आपने सवाल पढ़ा, आपने कहा कि सवाल में तो कहीं वायु का घर्षण दे भी नहीं रखा, सिर्फ ये दे रखा है यहाँ से चली है, यहाँ का वेग 0 है, यहाँ का वेग 10 मीटर पर सेकंड है, द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और दूरी इसने 18 मीटर चली है, मतलब विस्थापन 18 है। तो मैंने कहा आंखें बंद करो और सीधा लगाओ कार्य ऊर्जा पर में सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। आपने कहा ठीक है, बल पहचानो, ये बॉल है नीचे इस पे mg लग रहा होगा, आपने कहा ठीक है। क्या यह किसी धागे से बंधी है? आपने कहा नहीं, तो तनाव नहीं होगा। क्या किसी सरफेस पे रखी है? नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी, अभिलंब प्रतिक्रिया नहीं होगी। वस्तु नीचे आ रही है तो घर्षण बल लग रहा होगा वायु का, तो एक तो है mg और एक है वायु का घर्षण बल, और कोई बल यहाँ नहीं है। तो मैंने लिखा बच्चों किसका कार्य है? mg का। किसका कार्य है? एयर फ्रिक्शन का, एयर वायु फ्रिक्शन घर्षण, K फाइनल माइनस K इनिशियल। आपने कहा mg का कार्य, mg का बल कहाँ है? नीचे। वस्तु आ कहाँ रही है? नीचे। कितना? 18 मीटर। बल भी नीचे, वस्तु आ भी नीचे रही है। थीटा 0 कोस 0 का मान हो गया 1, एफ एस कोस थीटा मैंने लगाया। ये बल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो मैंने यहाँ सीधा लिखा ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाद की हाफ
बच्चों मैं ऐसा कर लेता हूँ, m कॉमन लेके ना सीधा लिख देता हूँ v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। आपने कहा m का मान है 2, कितना 2, तो यह आ जाएगा 2। g का मान है 10, साथ में चल रहा है 18, इसका कार्य तो हमें निकालना ही है 1/2। m का मान है 2, ये बदल भी सकता है, वो 2 लिख लिया गया मुझसे। v फाइनल बाद का वेग कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना 100, शुरू में कितना था 0। आप अगर यहाँ कुछ दे देता, मान लो यहाँ वो बोल देता कि ये 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ बस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकंड लिख देते आप, और कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है ही नहीं। 2 से गया 2, ये आ गया बच्चों 20, 360, ये आ गया 100। जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा इधर, तो यह आ जाएगा माइनस 260 जूल। पिछले सवाल में भी आपने देखा कि कार्य नेगेटिव आया था, ऋणात्मक आया था, यहाँ भी कार्य ऋणात्मक आया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो घर्षण है ना, ये वायु का घर्षण, ये इसके चलने के विपरीत दिशा में लग रहा है। बॉल नीचे आ रही है, घर्षण ऊपर लग रहा है। पिछले सवाल में वस्तु आगे जा रही थी, घर्षण पीछे लग रहा था, इसलिए कार्य कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। और भी बहुत तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है बच्चों, सुनना ध्यान से, ठीक है। हम जितने क्वेश्चन मैं करा पाऊंगा आज मैं कराऊंगा आपको, और आपको ये फील करना है कि कार्य ऊर्जा पर में हम कैसे लगाएं, क्या हम कार्य ऊर्जा पर में अच्छे से लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों कि एक आनत तल है ऐसे, इसकी ऊंचाई h है बच्चों, ऊंचाई दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दिया, ना थीटा दिया ना ये दिया कितना है। हमें ये कहा गया कि ये जो गुटका है ये m द्रव्यमान का, m द्रव्यमान का गुटका यहाँ से नीचे से किसी वेग से फेंका गया। अभी मैं इस वेग को v बोल देता हूँ, आपके हो सकता है आपके जब सवाल सामने आए तो ये यहाँ v का कोई मान दिया हो। उसने पूछा ये यहाँ दिया, यहाँ पहुँच गया और यहाँ जाके ये विराम में आ गया। किस में आ गया, विराम में। आपने कहा ठीक है, यहाँ से इसको v वेग से ऊपर फेंका, यहाँ जाके विराम में आ गया। हमें ये पूछा गया है कि यहाँ जो घर्षण है, यहाँ जो घर्षण है उसके द्वारा किया गया कार्य निकालो। घर्षण द्वारा कृत कार्य ज्ञात करो। आपने कहा ठीक है, कर देते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले मुझे बताओ क्या तुम्हें यहाँ घर्षण दिया है। आपने कहा भैया घर्षण की तो कोई बात ही नहीं हुई है, फिर घर्षण बल की बात भी नहीं हुई है, तो मुझे उसका कार्य निकालना है। हमने सोचा एक ही चीज हो सकती है, कार्य ऊर्जा परमेय। सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। कितने बल हैं? आपने कहा भैया नीचे है mg, यहाँ है n, ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है, फेंक दिया बस। आप कभी ये सोच रहे हो कि ऊपर बल लगा के जा रहे हैं, ना ना ना, ऊपर लगा गया, ऊपर जा रहा है, कोई बल नहीं है, पीछे है घर्षण। हमने कहा ठीक, तो किसका कार्य है, mg का, प्लस किसका कार्य है, अभिलंब प्रतिक्रिया का, किसका कार्य है, घर्षण का, किसके बराबर, k फाइनल माइनस k इनिशियल के बराबर। आपने कहा ठीक है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, इस n का कार्य कितना होगा। आपने कहा वस्तु जा ऐसे रही है, बल ऐसे लग रहा है, थीटा 90 है, तो ये हो गया 0। आपने कहा ठीक। mg का, आपने कहा mg लग रहा है नीचे। बच्चों एक चीज बता रहा हूं तुम्हें, मैं पिछले वीडियो में जब हमने पिछले वीडियो में जब किया, मैंने आपको गुरुत्व बल के कार्य बताए थे पहले वीडियो में शायद, कि आपको ना वही बल लेना चाहिए जिसमें विस्थापन हो रहा हो। वस्तु ऐसे जा रही है, या तो मुझे ऐसा बल चाहिए, लेकिन इस दिशा में यहाँ ना थीटा दिया है, तो मैं इस mg को अगर मैं अपने आप से थीटा मान लूंगा तो ये mg cos थीटा बनेगा, ये mg sin थीटा होगा बनेगा। इससे बढ़िया ये देख लो ना कि mg लग कहाँ रहा है। आपने कहा नीचे, वस्तु जा कहाँ रही है, ऊपर। कितना ऊपर गई, h। जब बल नीचे लग रहा है तो आप भी ऊर्ध्वाधर दिशा का विस्थापन देखो। बल कैसा है, ऊर्ध्वाधर है, तो विस्थापन भी ऊर्ध्वाधर देखो। वस्तु पे बल नीचे की तरफ है mg, वस्तु गई ऊपर की तरफ, सच में ऐसे गई है लेकिन ऊपर तो कितना गई है, h, तो विस्थापन कितना है, h, लेकिन माइनस। आपने कहा क्यों, बल नीचे है, विस्थापन ऊपर है, थीटा 180 कोस 180 -1। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया बात। WF, हमने कहा ये क्या होता है, 1/2 m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। m कितना है, m, हमें m नहीं दिया तो m लिख दिया मैंने।
मुझे बताओ v फाइनल कितना, बाद में कितना हो गया है, विराम में आ गया, तो विराम में मतलब 0 हो गया, शुरू में कितना है v, आपने कहा ठीक, माइनस mgh प्लस WF, यहाँ से WF कितना आएगा बताना मुझे एक बार, आप कहोगे 1/2 m, ये 0 हो गया था, माइनस आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा v², ये उधर जाएगा प्लस mgh, आपने कहा ठीक। अगर मैं यहाँ से कॉमन लेना चाहूँ m कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा gh, यहाँ बचेगा माइनस 1/2 v²। अब होगा क्या, आपको m का मान दे देगा, आपको h का मान दे देगा और आपको v का मान दे देगा, तो आप इसको नंबर में भी निकाल सकते हैं। ये किसने किया कार्य, घर्षण बल ने। क्या यहाँ घर्षण बल दे रखा था, आपने कहा भैया घर्षण बल कुछ नहीं था, हमें तो यहाँ कार्य ऊर्जा पर लगानी पड़ी, कार्य ऊर्जा पर में, तब हम इसको कर पाए, ठीक है। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा जी, एक और सवाल करते हैं हम ऐसा ही, ऐसा क्या थोड़ा अलग कर लेते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। मुझे बताओ समझ आ रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों पेंडुलम वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। पेंडुलम वाले क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक छत से एक धागे में ऐसा धागा है जिसकी लंबाई L है। बच्चों मैं नंबर नहीं ले रहा हूँ, आप मान सकते हैं 2 मीटर 3 मीटर, या कॉन्सेप्ट तो ये है ना, नंबर तो आप डाल देंगे। यहाँ कोई m द्रव्यमान की वस्तु थी यहाँ लटकी हुई, उसे यहाँ लेते गए हम ऐसे, ये m है, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। उसने कहा, ये सुनना ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन, अपने आप लिख लेना, कि किसी धागे में लटकी, ये पेंडुलम है, इसको ऐसे लेते गए कितने एंगल पे, थीटा पर, और यहां से इसको छोड़ दिया ऐसे। मुझे ये बताओ जब ये वापस यहाँ पहुंचेगा इसका वेग कितना होगा, इसकी चाल कितनी होगी। आपको पता है वापस यहाँ तो आएगा ये, हाँ। उसने पूछा अब यहाँ का जो वेग है या यहाँ की जो चाल है वो बताओ। आप कहोगे चाल, ये कैसे होगा, यहाँ तो कार्य नहीं पूछा, तो क्या यहाँ कार्य ऊर्जा पर में लगेगी। मैंने कहा भाई कार्य नहीं पूछा इसलिए तो क्वेश्चन करवाया, अब तक आपके जो 3 क्वेश्चन थे उसमें कार्य पूछ रहा था, अब यहाँ आपको वेग पूछ लिया। क्या कार्य ऊर्जा पर में वेग नहीं आ रहा है क्या, आपने कहा आ रहा है भाई, 12 mv², तो वही लगाएंगे हम, कार्य ऊर्जा पर में लगाएंगे यहाँ और यहाँ में। क्या कहते हैं कार्य ऊर्जा पर में, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य डेल्टा के, काइनेटिक एनर्जी में जो परिवर्तन, यार ये इंग्लिश हिंदी का मिक्स हो जाता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। ये है के फाइनल, ये माइनस के इनिशियल। मुझे बस ये बता दूं यहाँ बल कौन कौन से लग रहे हैं। आपने कहा भैया नीचे लग रहा है mg, रस्सी है, रस्सी में है तनाव, तो मैं यहाँ लिखूंगा mg का कार्य प्लस तनाव का कार्य। टी का मतलब टेंशन, mg का मतलब ग्रेविटी, ठीक है। और कोई बल है क्या, हमने मान लिया यहाँ कोई वायु का घर्षण नहीं है और कोई बल यहाँ नहीं है, ठीक है जी। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब ये वस्तु ऐसे आएगी तो यहाँ थीटा कितना 90, मतलब टी और इस विस्थापन, इस बल और विस्थापन के बीच कोण 90 है, कोस 90 0 होता है। तनाव का जो बल है, जो तनाव ने बल किया है, उसने जो 0 काम किया है, यहाँ तनाव ऐसे होगा, वस्तु जहाँ ऐसे रही है, थीटा फिर 90, मतलब जो तनाव का बल है वो 0 होगा। तनाव का बल कितना होगा, 0। आपने कहा बचाइए, यहाँ विराम में है, विराम में होने की वजह से यहाँ की गतिज ऊर्जा 0 है, शुरू की गतिज ऊर्जा 0 है, तो ये 0 हो गया। हाँ जी बिल्कुल। mg का कार्य निकाल लो, mg कहाँ लग रहा है, नीचे, तो बस आप इतना चेक कर लो बच्चों, ध्यान रखना जो चीज बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये बॉल कितना नीचे है। आप ये मत देखो यहाँ से यहाँ कितना ही है, बल नीचे लग रहा है, तो बस ये देख लो कि बॉल नीचे गई है या ऊपर। आप कहोगे बॉल नीचे आई है, कितना नीचे आई है, आपने कहा इतना नीचे आई है, तो हम कहेंगे कि mg ने कितना कार्य किया, आप कहोगे mg ने कार्य किया है fs cos थीटा। f कितना है, mg है, s कितना है, नीचे h आया है, बल भी नीचे, विस्थापन भी नीचे, cos 0 का मान 1, तो mgh आ गया। इधर k फाइनल को क्या लिखूं, 1/2 m, यहाँ वेग हमने v मान लिया, v², शुरू का वेग 0 है क्योंकि यहाँ विराम में है, m से गया m, तो यहाँ से जो v² आया वो आ गया, सॉरी v² आ गया, 2 इधर आ गया ना, v² आ जाएगा 2gh, और v आ जाएगा बच्चों √2gh। लेकिन मुझे तो इस धागे की लंबाई दी है, मुझे तो कहीं h नहीं दिया। तो मुझे एक बात बताओ, ये पूरी धागे की लंबाई कितनी है, l,
ये कितना है L, आप मुझे बताना ये कितना है L। अगर ये L है और ये थीटा है तो ये यहाँ तक कितना होगा, आप कहोगे L कोस थीटा। क्या आपको ये बात पता है कि एक त्रिभुज बन रहा है, आपने कहा हाँ ये त्रिभुज बन रहा है, ये थीटा है, ये बना इसका आधार, ये इसका बना लंब और ये बना इसका कर्ण। अगर मैं कहूँ कि आधार निकाल लो और मुझे कर्ण पता है तो आप कहोगे आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। कर्ण कितना है L, तो L जाएगा, अरे भाई आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। आधार मुझे निकालना है, कर्ण L है, L इधर जाएगा तो आ जाएगा L कोस थीटा। तो इसका मतलब ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक L कोस थीटा है। टोटल यहाँ तक L है, ये है L कोस थीटा, तो ये बची हुई बनी L माइनस L कोस थीटा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो h का मान है वो L माइनस L कोस थीटा है, तो v आ जाएगा 2g, यहाँ से L कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। ये आ गया बच्चों यहाँ v का मान। तो आपको पहली बात तो ये पता चली कि अगर बिना बल दिए कार्य पूछ ले तो आप कार्य ऊर्जा पर में लगाएंगे। हाँ, अगर दूसरी बात, अगर कार्य दे दें, कार्य भी नहीं दिया, वेग पूछ लिया, लेकिन पता है कि बल काम कर रहे हैं, कार्य होगा, तो हम फिर भी कार्य ऊर्जा पर में लगाएंगे। बच्चों आपको प्रैक्टिस से समझ आएगा कि यहाँ कार्य ऊर्जा पर में कैसे लगानी है। अभी तो लग रहा होगा कि यार पता कैसे चलेगा, लेकिन अब जब बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राफ वाले, ग्राफ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए आपके सामने एक ग्राफ दे दिया ऐसे और आपको कहा कि यहाँ बल है F और यहाँ विस्थापन है S, ये मीटर में है और ये न्यूटन में है, और कुछ ऐसा ग्राफ हमें दे दिया बच्चों, ऐसा कुछ ऐसा ग्राफ दे दिया। ठीक है, आपने कहा ठीक है। हमने कहा ये जो है 5 न्यूटन है, इसके सामने ये 10 न्यूटन है, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है मीटर में। हमें कहा गया कि अगर इस वस्तु ने विराम से चलना शुरू किया, यदि वस्तु, समझाऊंगा अभी मैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि वस्तु विराम से गति प्रारंभ करती है तो x बराबर 6 मीटर पर, x बराबर 6 मीटर पर वस्तु की चाल ज्ञात करो, या वेग पूछ लेगा। सुनना, इस क्वेश्चन को समझना भाई। मान लीजिए मेरे सामने ये इंकपोर्ट है ऐसे, मैंने इस पर कोई बल लगाया, मुझे नहीं पता कितना बल लगाया है, बस ये है वो बल, ऐसे दे दिया, ग्राफ दे दिया, और ये कहा गया है कि अभी ये विराम में है, यहाँ कोई विस्थापन नहीं है, x का मान 0 है, हमने इस पे बल लगाया और इसे चला के हम 6 मीटर पे लेते गए। मुझे 6 मीटर पर इसका वेग पूछा है, इसकी चाल पूछी है, कैसे निकाल लें बच्चों? ऐसा नहीं है कि बहुत हल्के सवाल हैं, बहुत हल्के कराने होते तो फिर तो 2-4 क्वेश्चन आसान से करा के इसको खत्म कर देता। आपने देखा कि ये बल विस्थापन का ग्राफ है, बल विस्थापन, और आपको ये पता है, अभी हमने पढ़ा है दूसरी वीडियो में इस चैप्टर की, कि इसका जो क्षेत्रफल होता है उससे हमें कार्य मिलता है। क्या मिलता है? कार्य। हमें नहीं पता इस वस्तु पे कितने बल लग रहे हैं, बस ये ग्राफ दिया है तो मैं यहां से कार्य निकाल लूंगा, और कार्य किसके बराबर होगा? इसके क्षेत्रफल के। आपने कहा ठीक है, क्षेत्रफल निकालना मैंने आपको बताया कि चाहे तो ऐसे करो कि ये त्रिभुज है, ये जो भी बन रहा है आयत बन रहा है, ये क्या बन रहा है? समलंब चतुर्भुज बन रहा है, सबका आपको पता होना चाहिए। मैं कहूँगा कि एक समलंब चतुर्भुज ये है, एक ये है, 2 है यहाँ, तो मैंने कहा इसका निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक, 0 से 4 तक। आपने कहा ये है समलंब, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2, समांतर भुजाओं का योग, ये भुजा कितनी है? 4, ये भुजा कितनी है? 4 में से 2 गई, ये 2 है इतनी, और ये है 4, इनका योग कितना होगा? 6। उनके बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है इनके बीच की? समांतर भुजाएं यही तो है, ये 2, इनके बीच की दूरी है 5, यहाँ आपने 5 लिखा, प्लस इसका निकाल लो, ये भी समलंब चतुर्भुज है, इसकी समांतर भुजाएं ये है, ये भुजा कितनी है? यहाँ से यहाँ तक ये है 10, ये है 5,
1/2 समांतर भुजाओं का योग 10 और 5 15 और उनके बीच की दूरी ये कितनी, 6 में से 4 गए 2, 2 से गया 2, 2 से गया 6, 3 बार 5 दिया 15 और ये आ गया 15। तो हमने कहा ये जितने भी बल हैं यहाँ इस वस्तु पे जो कार्य कर रहे हैं उन्होंने टोटल कार्य 30 जूल किया है। आपने कहा ठीक है, कार्य ऊर्जा पर में लगाएंगे। सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के फाइनल माइनस के इनिशियल। शुरू में वस्तु विराम में थी, विराम में होने की वजह से शुरू की गतिज ऊर्जा 0 हो गई, हमने इसको 0 लिख दिया। टोटल कार्य कितना हुआ है 30, तो यह जाएगा के फाइनल अंतिम गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा पूछ ले तो यहाँ रोक देंगे, आंसर आ जाएगा 30 जूल। लेकिन हमें वेग पूछा है तो हम लिखेंगे 1/2 mv²। इस वस्तु का द्रव्यमान मैं कह देता हूँ कि कुछ कितना मान लेते हैं 60 मतलब दे के रखेगा, ऐसा नहीं है कि देगा नहीं। हमने कहा वस्तु का द्रव्यमान m का मान कितना करूँ जो आंसर ठीक ठाक सा जाए, ये हो जाएगा 30 दूनी 60 और 60 को अगर मैं भाग करूँगा किससे, चलो कर मैं रख देता हूँ 5 kg लिख दिया। तो रखो 30 दूनी 60, इधर आया 5 v², 5 से 60 गया 12 बार, v का मान आ गया √12, 12 को लिख सकता हूँ 4 × 12, 4 बार आ जाएगा 2 √3 मीटर पर सेकंड। इसका वेग होगा यहाँ। आप कहोगे भैया यहीं का वेग क्यों निकाला, भाई मैंने क्षेत्रफल ही यहाँ तक निकाला तो कार्य भी यहीं तक होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी यहाँ तक लिया जाएगा। अगर मैं आपको पूछ लूँ कि 4 मीटर पे बताओ, 4 मीटर पर, आप कहोगे 4 मीटर पे, फिर यहाँ का क्षेत्रफल निकाल देंगे बस। जहां तक आपको पूछे वहीं तक काम करना है, ठीक है। ऐसे ग्राफ के क्वेश्चन करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और ग्राफ का क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन कहता है बच्चों, हमें ग्राफ फिर से दे दिया और ग्राफ अब की बार दिया है। मैंने दूसरे वीडियो में कहा था कि मैं ये क्वेश्चन जब बल और समय के बीच, समय है सेकंड में, बल है न्यूटन में, अगर ऐसा ग्राफ दे दिया, ठीक है, हमें कहा गया ऐसा कुछ, कैसा भी दे सकता है, मैं तो करा रहा हूँ भाई आपको, ठीक है। ग्राफ कैसा भी होगा, कॉन्सेप्ट ही लगेगा। उसने कहा यहाँ 0 सेकंड, यहाँ 2 सेकंड, यहाँ 4 सेकंड, यहाँ 6 सेकंड, और ये कहा कि ये बल जो है ये है 10 न्यूटन। ग्राफ किसका है, बल समय का ग्राफ है। हमें ये कहा गया बच्चों, ध्यान से सुनना, कि आप 6 सेकंड पर 6 सेकंड पर वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए, वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। यदि वस्तु की प्रारंभिक चाल, वस्तु की प्रारंभिक चाल 2 मीटर पर सेकंड हो, अगर शुरू में चाल 2 मीटर पर सेकंड थी तो 6 सेकंड, शुरू में मतलब प्रारंभिक चाल मतलब t बराबर 0 पर, यहां चाल कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड पे बताओ। आपने कहा कैसे करें कैसे करें, सोचो। ये ग्राफ देखो ध्यान से, f और t का है। पिछला जो ग्राफ था वो f और x का था, बल विस्थापन का। अगर उसका क्षेत्रफल निकाला तो मुझे कार्य मिल गया था, तो क्या यहाँ का क्षेत्रफल भी कार्य देगा? आप कहोगे नहीं, हर ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य नहीं देता। f और t के ग्राफ से हमें क्या मिलता है, स्लोप निकाल लो उसका, प्रवणता। प्रवणता के लिए इस चीज को इससे भाग करना पड़ता है। ग्राफ वाले चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में बहुत अच्छे समझाया कि प्रवणता से क्या मिलता है, क्षेत्रफल से क्या मिलता है। आपने कहा f/t, इसको इससे भाग करेंगे तो प्रवणता मिल जाएगी। ऐसा कुछ है ही नहीं, f/t कुछ होता नहीं है। आपने कहा ठीक, क्षेत्रफल से क्या मिलेगा, दोनों की गुणा करो। आपने कहा दोनों गुणा करें, ft। क्या आपने ft कहीं पढ़ा है? अगर मैं कहूं कि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, दूसरा नियम था डेल्टा p बटे डेल्टा t, तो ये देखना f डेल्टा t क्या है, ft आप कहोगे संवेग में परिवर्तन। मतलब मैं अगर यहाँ का क्षेत्रफल निकाल लूंगा तो मुझे वस्तु का संवेग परिवर्तन पता चलेगा। इसलिए कहता हूँ ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्राफ पढ़ने आने चाहिए। संवेग परिवर्तन के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, देखो ये समलंब बन रहा है सीधा, ये समांतर भुजाएं हैं, सीधा लिखो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ये है 6, ये है 4 में से 2 गया 2, 6 + 2, इनके बीच की दूरी, ये दूरी है कितनी है 10।
6 और 2 8, 8 बटे 2 4, 10 गुना 10 40 आ गया। ये आ गया हमारा डेल्टा पी। अच्छा जी, अब यहाँ से मुझे वेग निकालना है। इसका मुझे द्रव्यमान दिया है क्या, आपने कहा मान लो वस्तु का द्रव्यमान हम मान लेते हैं 2 kg। ठीक है, क्या होता है संवेग परिवर्तन, किसी भी चीज का परिवर्तन होता है पी फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे अभी गतिज ऊर्जा कर रहे थे हम, तो यहाँ आ गया था के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये आया है ऐसे। तो बच्चों पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कितना 40 आ गया। आप कहोगे 40 आया है, मोमेंटम संवेग होता है mv बराबर 40, m v फाइनल v इनिशियल m कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा m v फाइनल माइनस v इनिशियल। m का मान है 2, v फाइनल हमें निकालना है, v इनिशियल शुरू में 2 था, यह आ गया 40, 2 से गया 40 20, v फाइनल बराबर ये 2 उधर जाएगा प्लस 22 मीटर पर सेकेंड। आप कहोगे यहाँ तो कार्य ऊर्जा पर में नहीं लगी, हाँ लगी तो है नहीं। कार्य ऊर्जा पर में तब लगेगी बच्चों जब हमें यहाँ गतिज ऊर्जा दी हो। क्या दी हो, गतिज ऊर्जा। चलो कर लेते हैं। अगर मैं ये कह देता कि गतिज ऊर्जा शुरुआत में गतिज ऊर्जा 2 जूल थी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी थी 2 जूल थी, या 10 जूल कह देते हैं, 10 जूल हो, तब आप क्या कहोगे। आपने तो डेल्टा पी निकाल लिया, कितना आया 40। भाई ग्राफ से यही मिलना है, कभी तुम सोचो कि यहाँ बदल जाने से कुछ और मिल जाएगा, नहीं। बच्चों एक चीज बता दूं मैं आपको, आपने पढ़ा कि बराबर 1/2 mv²। अगर मैं दोनों तरफ m से गुना कर दूं तो यहाँ ये m इंटू m का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 mv का होल स्क्वायर हो जाएगा। mv क्या होता है, संवेग होता है, तो ये p² हो जाएगा और इधर है mk। तो p का मान जो आएगा, p² का मान ये आएगा 2mk। कितना आएगा 2mk, और p बराबर आएगा √2mk। तो बच्चों डेल्टा p क्या लिखा जाएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल बराबर 40। और यहाँ से देखो ध्यान से, ये बनेगा √p का मान 2mk, यहाँ भी √2mk बराबर 40। लेकिन ये बाद वाला मोमेंटम है, बाद का संवेग है, तो यहाँ गतिज ऊर्जा भी बाद की आएगी। ये शुरू का संवेग है तो गतिज ऊर्जा भी शुरू की आएगी। क्या m बदलता है, आप कहोगे m नहीं बदलता। m का मान जैसे ही मैंने डाला 2, 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4, 4 अंडर रूट से बाहर आएगा 2, 2 यहाँ से कॉमन, 2 यहाँ से कॉमन, यहाँ बचेगा √k फाइनल माइनस √k इनिशियल। वो 2 उसको काटेगा, इधर आएगा 20। बात समझ आई है क्या, मैं कह रहा हूँ m का मान 2 रखा, 2 दूनी 4, 2 कॉमन आ गया, 2 दूनी 4, 2 कॉमन आ गया, सारे में से भी 2 कॉमन आ गया, कॉमन नहीं, अंडर रूट से बाहर 2 आया, फिर यहाँ से कॉमन आएगा तो इधर 20 बचेगा। √k फाइनल मुझे निकालना है, k इनिशियल कितना दिया है, मैं कह देता हूँ 25 जूल। कितना 25 जूल। जैसे ही मैं अंडर रूट में 25 डालूंगा तो यह आ जाएगा k √25 का मान कितना 5 बाहर जाके उधर 25 हो जाएगा, √k फाइनल आ जाएगा 25 और k फाइनल आ जाएगा 25 का स्क्वायर, अंडर रूट जाके उधर स्क्वायर हो जाएगा 625 जूल। ऐसे कुछ भी घुमा के आपसे कुछ भी दे, अब आपको घबराना नहीं है, आपको ये सवाल कर देने हैं। ठीक है, लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जिसमें आपको समीकरण दे के भी ऐसे कार्य ऊर्जा पर में लगाने को बोल सकता है। कार्य ऊर्जा पर में तो यहाँ भी नहीं लगी, चलो छोड़ो। ठीक है, कभी तुम कहो भैया कार्य ऊर्जा पर में, हाँ ये सवाल कार्य ऊर्जा पर में के जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपने देख लिया क्वेश्चन ये भी बढ़िया है। ठीक है, चलिए अब मुझे बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर जो भी है कहता है कि किसी वस्तु की स्थिति y, कोई वस्तु है, सवाल लिख लेना, कोई वस्तु y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार गति कर रही है कि वस्तु की स्थिति निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित है, 2t² + 3t - 4। ऐसा कुछ हमें दे दिया कि जो y है, जो स्थिति है, वो किस पे निर्भर कर रही है, समय पर। इस वस्तु पे कोई बल लगा और वस्तु की स्थिति पर, भाई वस्तु की स्थिति कब बदलेगी, वस्तु रखी हुई है, बल लगाएंगे तभी बदलेगी। बल लगाने के बाद वस्तु की स्थिति बदल रही है और वो समय पे निर्भर कर रही है। आपने कहा t बराबर 2 व t बराबर 4 सेकंड के बीच जो इस पे बल लग रहे हैं वस्तु पर, बलों द्वारा वस्तु पर कृत कार्य ज्ञात करो। आपने कहा ठीक है जी, कर देते हैं। देखो
बहुत सारे सवाल बन सकते हैं बच्चों, सारे तो मैं भी नहीं करा सकता आपको एक वीडियो में, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ। y दे रखा है, y बराबर 2t² प्लस 3t माइनस 4। आप इसका डिफ्रेंशिएशन करो, dy बटे dt। आपको अगर डिफ्रेंशिएशन क्यों कराया, आपको पता है डिफ्रेंशिएशन करने से स्थिति का वेग मिलता है। यह जाएगा 4t, t का हो जाता है 1, 3, अकेला कांस्टेंट 0, उसका अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये बना वेग। वेग आ गया बच्चों 4t प्लस 3। जब t बराबर 2 है तो वेग कितना होगा, जब मैंने t का मान 2 यहाँ डाला तो वेग आया 4 दूनी 8 प्लस 3 11 मीटर पर सेकंड, और ये हमारा शुरू का वेग है। आप कहोगे शुरू का वेग क्यों, क्योंकि बच्चों मैंने बात यहाँ से करनी शुरू की है, तो ये शुरू का वेग है। आपने कहा ठीक। मैंने कहा जब t बराबर 4 है तो वेग कितना होगा, 4 चौक 16 और 3 19, ये हमारा अंतिम वेग है। मुझे प्रारंभिक वेग भी पता चल गया, अंतिम वेग भी पता चल गया। और मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान कहा गया है 3 kg। क्या निकालना है, कार्य। किसके द्वारा, बलों द्वारा। सभी बलों द्वारा किया गया कार्य डेल्टा k के बराबर होता है, k फाइनल माइनस k इनिशियल होता है 1/2 m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर के बराबर होता है। जब यहाँ वैल्यू डाल लेंगे 1/2, m का मान आएगा कितना 3, v फाइनल 19 का स्क्वायर, अरे भाई साहब 19 का स्क्वायर याद है 361, यही होगा। v इनिशियल शुरू में कितना 11, 11 का स्क्वायर 121, 1/2 गुना 3, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 2 से गया ये 120, 12 × 36, 360 जूल का कार्य किया गया। ऐसे तो बच्चों अब देखो बहुत सारी वैरायटी बन सकते हैं क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चन इस कार्य ऊर्जा पर में क्या हम वृत्तीय गति में करेंगे, लेकिन वृत्तीय गति जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की तब कराऊंगा, कार्य ऊर्जा पर में लगा के ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग बल पढ़ा था हमने, उसके द्वारा किया गया कार्य, और उसमें भी हम कार्य ऊर्जा पर। अब देखो आगे जितने भी वीडियो आएंगे इस चैप्टर के, उसमें कहीं ना कहीं कार्य ऊर्जा पर में यूज होगी। आप इसको अच्छे से पढ़ना, बहुत सारी प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की, बहुत सारे मैंने भी कराए हैं ढूंढ के, जहां से भी आपको मिल जाए क्वेश्चन कर दो, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे बच्चों, पढ़ते रहें, धन्यवाद।